दोस्तों नमस्ते। आईसीटी पेडागोजी की श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। साइकोलॉजी आईसीटी पेडागोजी कंप्लीटली ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम को ध्यान में रखकर। और ये जो पर्सन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सब के सब वो पर्सन हैं जो एग्जाम में आते हैं आरपीएससी के द्वारा। लेटेस्ट पैटर्न जो आपका 2022 और 24 है उसको बेस रख के ये प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। तो ये मेगा टेस्ट हमने करवाया था और यद्यपि इसमें 20% थे लेकिन गलती से जो है वो 5% नहीं दिए कम्युनिकेशन और टीचिंग लर्निंग एड के। तो ये टोटल 15% मैं जो है आपको हल करवा रहा हूँ। इससे एक आइडिया लगेगा आपको कि इस टॉपिक में से ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं और आपको इस प्रकार से देखना चाहिए। उद्देश्य केवल यही है कि आपको एक समझ बने कि मैंने इस टॉपिक को पढ़ लिया है, क्या मैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों के आंसर कर पा रहा हूँ। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो डरने के बजाय आप ये सोचिए कि कमजोरी और प्रॉब्लम कहाँ है। ये नहीं कि सर मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मैंने तो पढ़ लिया था, नहीं। क्योंकि ये प्रश्न तो एज इट इज आरपीएससी में पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं और फिर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमारे कंटेंट में कहीं कमजोरी है या मेरे पढ़ने के तरीके में कमजोरी है। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को संदर्भित करता है। टीचिंग मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 3 से 4 प्रश्न आएंगे इस बार आपके। तो इसमें चरण जो होते हैं वो चरण में देखना, नॉर्मली पहले 4 चरण थे, अभी जो लेटेस्ट प्रश्न आ रहे हैं उनमें 6 चरण के अकॉर्डिंग प्रश्न आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ के जाना है। पहला जो चरण है ध्यान केंद्रण, फोकस, यानी जो लक्ष्य होता है वो होता है इसके अंतर्गत। दूसरा होता है वाक्य विन्यास, सिंटेक्स, मतलब इसका मतलब होता है कि उस प्रतिमान के सोपान क्या है, विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन क्या है, तो स्टेप्स को व्यक्त करता है। तीसरा होता है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम, इसमें शिक्षक और छात्र के मध्य जो इंटरेक्शन है वो आता है और टीचर बच्चे के व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है, अनुशासन संबंधी क्रियाएं, वो सब सोशल सिस्टम में आता है। सहायक प्रणाली जो होता है वो सामाजिक प्रणाली के बाद आता है, इसको अवलंब सिस्टम भी बोलते हैं कि मैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं तो उसको प्रभावी बनाने के लिए जो चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ है, इनका जो प्रयोग करूंगा वो आएगा। लास्ट में जो आता है वो मूल्यांकन आता है। इससे पहले एक परिनियम के नाम से एक बिंदु और आता है जो बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए टीचर प्रयोग करता है, जो सामाजिक प्रणाली से जस्ट पहले होता है। तो सामाजिक प्रणाली यहाँ शिक्षण प्रक्रिया के चरणों को संदर्भित कौन करता है, तो चरण की बात आएगी तो स्टेप्स जो आएंगे वो किस में आएंगे, वाक्य विन्यास में आएंगे। किस में आएंगे, वाक्य विन्यास में चरण आते हैं और विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन आता है। सामाजिक प्रणाली में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, अग्रिम संगठन प्रतिमान और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, समझिएगा। सबसे पहले आपको समझना है कि सर एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या है। डेविड आसुबेल ने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल दिया, शब्द समझ लीजिए, पूरा बिंदु समझ में आ जाएगा। एडवांस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई कंटेंट पढ़ा रहा हूं और उस कंटेंट को, विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक एडवांस विषय वस्तु प्रेजेंट करूंगा। वो विषय वस्तु ऐसी होगी जो विवरणात्मक, तुलनात्मक, उदाहरण के सहित होगी, जिससे जब मैं आपको रियल में जो कंटेंट पढ़ाने वाला हूं, जो चैप्टर है, वो उसके समझने में आपकी मदद करती है। उसको अपन बोलते हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो ये डेविड आसुबेल का बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग मॉडल था कि कोई भी विषय वस्तु को बच्चे को सिखाया जा सकता है यदि विषय वस्तु का प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो। तो ये प्रेजेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या आएगा, नई सामग्री को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। कि ये कहता है कि टीचर बच्चे के सामने इस प्रकार से विषय वस्तु को प्रेजेंट करे कि जो बच्चे के पास पहले से कोग्निटिव स्ट्रक्चर है, बच्चा उससे जोड़ेगा, कंपेयर करेगा, उस नई चीज को सीख जाएगा। ये वर्बल लर्निंग पे आधारित है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही है। रचनात्मकता का विकसित करना, स्वतंत्र अनुसंधान देना, ये जो होते हैं वो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के उसके वैज्ञानिक पूछताछ के होते हैं, याद रखना। और समूह सहयोग जो होता है वो सामाजिक प्रतिमान का उद्देश्य होता है। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का कौन सा तत्व यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी। कोऑपरेटिव लर्निंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है आईसीटी पेडागोजी की, उसी में सेकंड यूनिट में प्रणाली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपागम, ये सब है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की विशेषता सकारात्मक परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेबल होते हैं, बच्चे आपस में सीखते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग है क्या, बेसिक सा समझिए कि अपने क्लास है, उस क्लास के मैंने 5-5, 10 बच्चों की ग्रुप बना दिए, फिर मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा। अब आप उसको प्रॉब्लम पे आपको खुद समूह पे चर्चा करके समाधान निकालता, तो बच्चे आपसी सहयोग से सीखते हैं। ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, बच्चे का इंडिविजुअली दायित्व होता है कि मैं इस चीज को सीखूं, ठीक है ना। सामूहिक
रूप से सीखते हैं, बट व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है कि मेरा सीखना मेरे लिए जरूरी है। सामाजिक कौशल का विकास होता है, नेतृत्व, समस्या समाधान, संप्रेषण, चिंतन, ये सब का विकास होता है। समूह प्रक्रिया, ग्रुप प्रोसेस के रूप में सब ग्रुप में बंट के फिर अंतः क्रिया करते हुए सीखते हैं। तो ये जो है वो चारों ही इसकी विशेषताएं हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 नंबर। अगला प्रश्न, ये है, अगला प्रश्न है, कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है, कोऑपरेटिव लर्निंग का लाभ क्या नहीं है, फायदा क्या नहीं है, उपयोगिता क्या नहीं है। सामाजिक कौशल का विकास करना लाभ है, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में वृद्धि करनी ये भी लाभ है, व्यक्तिगत अध्ययन पे पूर्ण निर्भरता ये भी लाभ लग रहा है, सहयोग और नेतृत्व क्षमता में सुधार ये भी लाभ लग रहा है। इसमें एक नेगेटिव है, ये जो व्यक्तिगत अध्ययन पे पूर्ण निर्भरता ये गलत है। पूर्ण निर्भरता नहीं होती, इसमें सामूहिक निर्भरता होती है, पूरी समूह की एक दूसरे पर निर्भरता होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सामूहिक निर्भरता। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। मतलब पूरे प्रश्न को आराम से समझना, फिर आपका प्रश्न गलत होगा ही नहीं। तनाव लोगे ना इस समय तो ज्यादा परेशान हो जाओगे। तनाव लेना नहीं लेना, हर चीज से अपनी कमियों से सीखना है कि सर मैं गलती कर रहा हूँ, सर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, सर पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा। ये सब आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता है। परीक्षा से 1 महीने पहले सिचुएशन सबके साथ आती है, बस आप उनसे हैंडल कैसे करते हो। आप ये देखिए कि मैंने जो पढ़ा अच्छा पढ़ा है, कोई कमजोरी रह गई है तो उसको दोबारा से रिव्यू कीजिए। और महीना बहुत होता है, आप इसको कम मत मानिए। चीजों को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से देखोगे ना, दोबारा से रिव्यू करोगे ना अपनी पढ़ाई का, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। फिर देखो, अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल साइंटिफिक, जो किसने दिया था, रिचर्ड सचमैन ने। और ये तीनों मॉडल ही आपके सिलेबस में आते हैं। शिक्षार्थियों को तथ्यों का स्मरण करवाना, तथ्यों का स्मरण करवाना स्पेशली कॉन्सेप्ट अटेन मॉडल का होता है। शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया और पूछताछ कौशल विकसित करना। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रक्रिया, पूछताछ, ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति को जागृत करना, कार्य कारण संबंध स्थापित करना, ये सब इसके स्पेशली उद्देश्य होते हैं, किसके, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के। ये बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन, ये आया हुआ प्रश्न है, कई बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 30 यूनिट की तरफ चलते हैं अपन। इसके अंतर्गत जो प्रश्न है ये है, सॉफ्टवेयर उपागम का उपयोग करके शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावी ढंग से कर सकता है। देखो सॉफ्टवेयर उपागम जब भी वर्ड आता है, देखो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम, 3 वर्गीकरण दिए थे शैक्षिक तकनीकी में लुम्सडेन ने। सॉफ्टवेयर उपागम क्या है समझिए। सॉफ्टवेयर उपागम यह है जो शिक्षण अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है, वो सॉफ्टवेयर उपागम है। ठीक है, जिसमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी जितनी भी आ गई, अभिक्रमित अनुदेशन आ गया, पूर्ण बलन आ गया, फीडबैक आ गया, ठीक है, व्यू रचनाएं आ गई, ये सब जो है वो मनोवैज्ञानिक जितनी भी चीजें होती हैं वो सॉफ्टवेयर में होती हैं। और हार्डवेयर में क्या होता है, मशीन उपागम होता है। तो लुम्सडेन ने स्पेशली इसका दोनों का वर्गीकरण किया और बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे दोनों पे 2 प्रश्न आने चाहिए। तो सॉफ्टवेयर उपागम का उपयोग करके कौन सा कार्य प्रभावी ढंग से करेगा। विद्यार्थियों को भौतिक मॉडल दिखाना, मॉडल तो हार्डवेयर उपागम का हो गया। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, तत्काल प्रतिपुष्टि, मैंने कहा ना पुनर्बलन और फीडबैक, ये हमेशा सॉफ्टवेयर उपागम का पार्ट होता है। तो ऐसे वर्ड को कॉपी कर लिया करो, ऐसे प्रश्न एजीटीज एग्जाम में आते हैं। ये पूरा आरपीसी पैटर्न को फॉलो किया गया जो जस्ट 2024 में आया, कि यहां से इस बिंदु से ऐसा प्रश्न आया, वैसी लैंग्वेज बनाई गई। कक्षा में ब्लैक बोर्ड पे चित्र दिखाना भी हार्डवेयर हो गया, खेल गतिविधि आयोजित करना भी क्या है, भौतिक गतिविधि होगी। तो इसमें ये जो है वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उपागम। अगला प्रश्न देखिएगा, हार्डवेयर उपागम की उत्पत्ति का आधार निम्नलिखित में से किस शैक्षिक दर्शन या अवधारणा सबसे अधिक संबंधित है। तो हार्डवेयर उपागम का वर्गीकरण किसने किया, लुम्सडेन ने। ठीक है, इसको सापेक्षिक तकनीकी भी कहा जाता है। और सापेक्षिक तकनीकी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भौतिक और इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, व्यवहारवाद से। तो किसकी उत्पत्ति हुई है, सॉफ्टवेयर उपागम की। व्यवहारवाद की उत्पत्ति, सॉफ्टवेयर उपागम की उत्पत्ति किससे हुई, व्यवहारवाद से। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग है, ये टीचिंग लर्निंग एड की बात करता है, ये मशीन शिक्षण की बात करता है, इसलिए भौतिक और इंजीनियरिंग आ जाएगा। तो सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, प्रणाली उपागम की कौन सी विशेषता इसे अन्य शिक्षण उपागम से अलग करता है। तो ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रणाली उपागम सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रणाली उपागम हो सकता है प्रणाली उपागम पे 3 प्रश्न अकेले पे भी आ जाए, 2 तो आते ही आते हैं। तो प्रणाली उपागम ज्यादा ढंग से पढ़ के जाइएगा। तो प्रणाली उपागम की कौन सी विशेषता है, शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियां गलत,
हाँ, शिक्षार्थी केंद्रित होता है, वैसे बाल केंद्रित गतिविधियां करता है, ठीक है। सभी तत्वों का परस्पर संबंध और व्यवस्थित दृष्टिकोण भी सही है। केवल शिक्षक द्वारा निर्देश देना गलत है। अनौपचारिक शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक दोनों की बात करता है। यहां पे आपको लग रहा है कि सबसे, आप देखो प्रश्न की भाषा बहुत अलग होती है। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां दो ऑप्शन मिल सकते हैं सही। अब इसमें ये बाल केंद्रित उपागम होता है, लेकिन यहां पे जो इसको अन्य शिक्षण उपागम से अलग करता है, क्योंकि बाल केंद्रित उपागम तो साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल भी है, अग्रिम संगठन मॉडल भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर उपागम भी है। अन्य उपागम से इसको जो डिफरेंट करता है ना, वो ये है सभी तत्वों का परस्पर संबंध और व्यवस्थित दृष्टिकोण। ये गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी, ये जो गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण है ना, ये इसको डिफरेंट करता है, ठीक है ना। समग्रता उपागम में विश्वास रखता है। तो थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि गेस्टाल्टवादी उपागम की बात कौन सा उपागम करता है, सिस्टम अप्रोच करता है। आगे देखिएगा, प्रणाली उपागम के तत्वों में इनपुट से निम्नलिखित कौन सा शामिल है। देखो, प्रणाली उपागम के चार तत्व होते हैं: इनपुट, प्रक्रिया, आउटपुट और परिवेश। इनपुट का मतलब होता है मैं, आप और विषय वस्तु, ये तो सब किस में होता है, इनपुट में। प्रक्रिया में क्या होता है, जितनी भी स्ट्रेटेजी टीचिंग रणनीतियां यूज करेंगे, व्यू रचना यूज करेंगे। और आउटपुट क्या होता है, परिणाम। तो प्रतिपुष्ट विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन, ये तो किसमें आएगा, परिणाम में, पर्दा आउटपुट में। विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम किसमें आएगा, इनपुट में, जो अपन विषय वस्तु देंगे। और शिक्षण विधियों का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट जो करेंगे, वो प्रोसेस में होता है। और प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधार, ये परिवेश में आता है। तो ये चार तत्व होते हैं, चारों को डिटेल में पढ़ के जाना, जैसे मैंने अभी बताया। तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। कक्षा में आईसीटी के उपयोग का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पे सबसे अधिक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव क्या। बहुत अप्लाइड से प्रश्न आएंगे आईसीटी के ऊपर, आईसीटी की उपयोगिता, आईसीटी का लाभ, आईसीटी की कमी, आईसीटी की विशेषता। तो इसमें सबसे सकारात्मक प्रभाव पूछ रहा है। शिक्षकों, लास्ट नवंबर चॉइस में जैसे प्रश्न है, एज इट इज वैसे बनाए। शिक्षकों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करना नहीं, पूरी तरह समाप्त नहीं करता। टीचर जरूरी है, बस टीचर की एक सहायता के रूप में आईसीटी याद रखना। टीचर की भूमिका को नकार देना ही नेगेटिव होता है, आया हुआ प्रश्न है। शिक्षण को अधिक इंटरेक्टिव और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब बच्चा अपनी गति से सीखेगा, अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार सीखेगा। और ये इंटरेक्टिव मतलब अंतः क्रिया करते हुए सीखेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है आईसीटी, याद रखना। समान तकनीकी पहुंच, समान नहीं हो सकता, किसी के पास पहुंच सकती है, किसी के पास नहीं पहुंच सकती, क्योंकि महंगी है। और पारंपरिक शिक्षण सामग्री को पूरी तरह प्रतिस्थापित करना, ऐसा भी नहीं है। पारंपरिक टीचिंग मटेरियल को भी साथ में अपन यूज कर सकते हैं। इसका जो मिश्रित उपागम वो कहता है। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न देखना, सीएआई के ट्यूटोरियल मोड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षार्थी के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। अब देखो, सीएआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन। इसके बहुत सारे मॉडल हैं, और जिसमें तीसरा उपागम है ट्यूटोरियल मोड। ट्यूटोरियल मोड में क्या होता है, कंप्यूटर टीचर बन जाता है, जिसमें बच्चे को व्यक्तिगत निर्देश दिए जाते हैं। बच्चा व्यक्तिगत गति और अपनी योग्यता के अनुसार सीखता है, और बच्चे को तत्काल फीडबैक मिलता है। तीन इंपॉर्टेंट विशेषता होती है ट्यूटोरियल उपागम की। तो ये क्या है, स्वचालित परीक्षा परिणामों का संग्रह नहीं, विद्यार्थी की गति के अनुसार व्यक्तिगत शिक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है ट्यूटोरियल उपागम, जहां कंप्यूटर एज ए टीचर की भूमिका निभाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना। ये सब पढ़ के जाना, डिटेल से पढ़ के जाना। अभी जो मैं क्रेश कोर्स जयपुर में ऑफलाइन करवा रहा हूँ, उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीजें अपडेट हैं उन सबको एक साथ करवाऊं, ताकि बच्चे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत इजी रूप से इन चीजों को 4 दिन 5 दिन में हम कंप्लीट समझेंगे, और पर्सन गलत होने के चांस 0 कर देंगे। समझोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। उसके बाद देखना 46 के बाद 47, कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश सीआई का सिमुलेशन मॉडल, अनुरूपण मॉडल बोलते हैं हिंदी में इसको, का प्राथमिक उद्देश्य है। तो सिमुलेशन मॉडल क्या होता है, जब चीजों को कृत्रिम परिस्थितियों में ऐसा करके दिखाया जाता है जैसे वास्तविक हो। जैसे भारत का युद्ध अभ्यास था अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, वो अनुरूपण मॉडल होता है। अपन जितने भी युद्ध अभ्यास करते हैं ना, वो अनुरूपण मॉडल होता है, जिसमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे रियल में हो रहा है, जबकि वो परिस्थितियां क्या होती हैं, कृत्रिम रूप से क्रिएट की जाती हैं। तो करंगसेक ने इस मॉडल को स्पेशली इस पे वर्क किया था, सिमुलेशन मॉडल पे। तो इसमें मॉक अभ्यास जितने भी होते हैं, आपका मॉक एग्जाम है, ये सब इसमें आते हैं सिमुलेशन मॉडल में। तो इसमें क्या होता है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुकरण करके जोखिम मुक्त शिक्षण प्रदान करना, ठीक है ना। तो ये रियल में ऐसा लगता है कि सच में ऐसा ही हो रहा है, युद्ध जैसा ही होता है। मॉक ड्रिल हुई थी अभी, सायरन बजे थे, वो सब इसमें सिमुलेशन मॉडल में आता है। तो इसमें आंसर अभ्यास वाला तो उसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, बी।
सीआई के ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड मैंने इस पे पर्सन बहुत बनाए, इसका उद्देश्य है कि इस पे लास्ट एग्जाम में नवंबर 24 में इस पे 5% आ गए, इसलिए मैंने 3% डाला है इसके ऊपर, तो इसको ढंग से पढ़ के जाना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जटिल समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को बार बार अभ्यास के माध्यम से कौशल सुदृढ़, मतलब इसके अंतर्गत होता है कि जो चीज आपने सीख रखी है उसको बार बार इतनी बार करो कि आप सीख जाओ। जैसे आपने मान लो कोर्स रिविज पढ़ लिया, अब आपके पास 1 महीना बचा, तो अब आपको उसी कोर्स को बार बार रिवाइज करना है, ना कि नया कंटेंट एकत्रित करना है। जो पढ़ रहे हो ना उसी को बार बार रिवाइज करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ये ड्रिल एंड जो आपका प्रैक्टिस मोड है उसका उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। कौन सा आउटपुट डिवाइस आईसीटी के हार्डवेयर घटक का उदाहरण है? ऐसे प्रश्न भी इस बार पूछे गए, इसलिए कम से कम इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है, और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हल्का सा नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इतना तो कम से कम पढ़ के जाना। तो हार्डवेयर घटक कौन सा? स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा? प्रिंटर, बी। और अंतिम प्रश्न है, आईसीटी के सॉफ्टवेयर घटक का उदाहरण कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर घटक में पेन ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोफोन, लैन केबल। तो आईसीटी का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बाकी तो सब क्या है? पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, लैन केबल, ये सब क्या है? हार्डवेयर है यहाँ तक। तो एक प्रकार से आपको इंसाइट मिली होगी कि ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं। इसमें कम्युनिकेशन और टीचिंग लर्निंग आईडी के 2 टॉपिक्स के नहीं हुए ऐड, अगला जब मैं करवाऊंगा उसमें टोटल 20% पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।